विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको जैसे कि होगा कि हम आपके लिए बहुत सारे डाटा अपलोड करवा रहे हैं जो आप एग्जाम भर्ती में आपका सहयोग प्रदान करेंगे भर्ती परीक्षाओं में। और आपको पता होनी चाहिए कि हम आपके लिए आरआरबी की तैयारी करवा रहे हैं। एक तीर तीन शिकार हो रहा है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल। और आपको भी होनी चाहिए अगर आप देखना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो रेलवे भर्ती परीक्षा की, और मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है और जीके जिस भी कवर हो रहा है, तीनों पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं। जैसे ग्रुप डी आ जाएगा, आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ना चाहते हो तो आपको बता दें प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा PYQ क्लासेस 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला। वहाँ पर अभी तक हमने लगभग 25 प्लस वीडियो बना चुके हैं मैथ्स जीके मिला के। और आपको बता दें अभी हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये आपका जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जीके जीएस का एनालिसिस, इसमें क्या होने वाला आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम चल रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। तो हम आज आपके लिए 3 मार्च के शिफ्ट नंबर पहले के 50 प्रश्नों का जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। हमारे पास जितने प्रश्न मिल गए हैं, ध्यान रखें उस प्रश्नों को हम आपको अवगत करा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आए थे। और ध्यान रखें अगर आप पढ़ना चाहते हो बेहतर अगले समय के लिए या अगले दिनों में आपका अगर एग्जाम है, तो आपको बता दें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। पीवाई की क्लास तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, और साथ में जीके जैसे का एनालिसिस आपको बता पाएगा किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और उन प्रश्नों कैसे बनाना। और आपको पता होना चाहिए रेलवे भी क्या करता है, प्रश्नों का रिपीट करता है। तो वही प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप तभी बना पाओगे जब आप पढ़ पाओगे। तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में आपका एग्जाम कब है, कौन शिफ्ट में है, किस तारीख को है और कहाँ पर है। और अगर आप एग्जाम हो गया तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या इसी प्रकार का प्रश्न आया था। और आगामी दिन में एग्जाम है तो अवश्य देखिएगा, और आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं सही सटीक जानकारी लाता रहूँगा। चलिए आप पहला प्रश्न देख पाएंगे, लास्ट तक देखिए विद्यार्थियों। आपको पता है कि जीके जीएस का पोर्शन 50 प्रश्नों का आ रहा है। देख लीजिएगा कितने प्रश्न, हम शिफ्ट नंबर पहले का ले ध्यान रखें, लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ डाटा मिलेगा। और बगल में पेन कॉपी रख के बैठिए ज़्यादा, तो ठीक है। चलिए पहला प्रश्न कहता है, और ध्यान रखिएगा जीकेजीएस का एनालिसिस का प्लेलिस्ट अलग रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल जीकेजीएस एनालिसिस करके हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां पर आपको डेली पर डे शिफ्ट वाई का जीकेजीएस मिलता रहेगा। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को उल्लेख याद रखिएगा। तो भाग 3 मौलिक अधिकार आते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 1235 में वर्णित हैं और यह भारत का मेगना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए बहुत शानदार प्रश्न आया है, यहाँ हम इतने ऐड जानकारी बताई देंगे आपको जिससे कि आपको अगली भर्ती में भी आपको बहुत फायदा मिल जाए। समझे, प्रश्न दिखाएंगे बस नहीं, प्रश्न का तो आंसर बताएंगे जो एग्जाम में आया है, लेकिन ऐड जानकारी बताकर आपको उस प्रश्न को तैयार करवा दें जो अगली बार पूछित बन पाए। तो भाग 3 में अनुच्छेद 1235 और जिसे भारत का मेगना कार्टा भी कहा जाता है। और वही ऐड जानकारी बताते हैं आपको एक्स्ट्रा में। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार विद्यार्थी यूएसए से लाया गया है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो पहले 7 हुआ करते थे, अब हो गए 6। तो 6 के 6 मौलिक अधिकार याद रखिएगा। और आपको बता देते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ गया है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इन प्रश्नों को आराम से बना पाओ, तभी बना पाओगे जब आपको बनेगा ना। तो इसको बताई देते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला आपका क्षमता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका आर्टिकल नंबर 29 से 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। इस प्रकार से भी हमने बताए थे आपको कि मौलिक अधिकार संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 याद रखना है, किस भाग में है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका उल्लेख किस किस अनुच्छेद में मिलता है। चलिए और कहाँ से लाया गया है, मतलब वही ऐड जानकारी बताते हैं। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में भी शामिल था। आपको पहले बता चुके थे कि 7 हुआ करते जिसमें से एक आपका हटा दिया गया है। तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था आर्टिकल नंबर 32 में भी। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची हटा दिया गया है। संविधान से नहीं हटाया गया, सिर्फ मौलिक अधिकारों की सूची हटा दिया गया। याद रखिएगा कब हटाया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और इसे संविधान के भाग 12 याद रखिएगा 12 लिखा है, अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखिएगा कहाँ था, संपत्ति का अधिकार था, इसे हटाकर अनुच्छेद 31 में था, इसे हटाया गया 44वां 1978 याद रखिएगा।
जो मौलिक अधिकार हुआ करता था अब यह कानूनी अधिकार हो गया है और भाग 12 की 300A में शामिल है। बहुत शानदार प्रश्न एग्जाम पूछता रहेगा और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ विद्यार्थियों जो मैं जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहा हूँ, आपको बता दूँ 80-90% आपको अगली शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है, वहाँ बेनिफिट देगा। और एनटीपीसी ग्रुप में भी ग्रुप डी में भी आपको सहायता देगा। जो भी एग्जाम आपके रेलवे के आने वाले हैं वहाँ पर आपको देगा 80-90%, लिख कर रख लीजिएगा। चलिए, और अन्य परीक्षाओं की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में काम आएगा। स्टेट लेवल की बात करें 2024-25 में बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट कितना प्रतिशत, मतलब जो आपको पता है रक्षा के क्षेत्र में कितना बजट रखा गया था 2024-25 याद रखिएगा। तो वित्त वर्ष 2024-25 में बजटीय अनुमान से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है, अनुमान से 9.53% ज़्यादा हो रहा है। अब केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा है, समझे। तो हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जो केंद्रीय बजट तैयार किया गया है डिफेंस के लिए कितना है, 13.45%। प्रश्न हमें बता दिया कि बजट का भी प्रश्न आएगा, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ध्यान रखो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 44 आपको याद रखना है, जो अनेक भर्तियों में पूछा जा चुका है। चलिए, वैसे अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर तैयारी पहले से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या जानकारी बता रहा हूँ और कितना ऐड जानकारी बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में आपको बहुत सहायता दे। चलिए, अगला प्रश्न हमें कहता है 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 1956 में, आपको बता दें 1951 से 1956 में पहली चली थी और 1956 से 1961 चली सेकंड वाली। तो हमें बोल रहा है 1956 में, तो याद रखिएगा दूसरी आएगी भाई, योजना जो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित था। अगर उस योजना का उद्देश्य पूछे तो आप बता चुके 1956 से 61 तक चलेगा सेकंड वाली, और 56 शुरुआत हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण। ध्यान रखेंगे और ध्यान इस बात को विद्यार्थियों, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ और यूके और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए। कहने का मतलब क्रमशः बोला है, तो जो भिलाई है संयंत्र सोवियत संघ में होता है आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। यूके दुर्गापुर आप देख पा रहा हूँ, जो यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, और जो पश्चिमी जर्मनी से राउरकेला में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, दूसरी पंचयोजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील प्लांट लगाए गए थे, जो क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के द्वारा लगाए गए थे सहयोग से। जी याद रखिएगा, कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए, अगला वही देख लीजिएगा, लक्ष्य याद रखिएगा, जो सेकेंड योजना था जो 1956 से 61 तक चला, जिसका लक्ष्य दर क्या था, 4.5, सॉरी लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% थी, वास्तविक विकास दर रहा था 4.27%। ठीक है, चलिए, शंखविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल था। अगर आपको बोला जाए कि पीसी, आपको पता ही होगा पीसी महालनोबिस करके बार बार नाम आता है, कि सेकेंड जो योजना है 1956 से 61 किस मॉडल पर आधारित था, तो हमें कई भर्ती में पूछा जा चुका, उसका नाम रहेगा पीसी महालनोबिस। समझे, जिसका नाम पूरा नाम क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और आपको बता दें, हम पहली योजना की बात करें जो कार्यकाल 1951 तक रहेगा, दूसरी 56-61 रहेगा, तीसरी 61 से 66 रहेगा। और इतना ही बात गारंटी देता हूँ विद्यार्थियों, अगर आप मेरे जीके जैसे एनालिसिस पढ़ लेते हो तो आप देखिएगा 80-90% आपका जीके जैसे इंप्रूव होगा। ये आपको बोलता हूँ मैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मना पढ़े, विश्वास है तो पढ़िएगा, और दोस्तों के पास शेयर भी करें कि इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं और उनसे एक्स्ट्रा जानकारी हमें यहाँ बताया जा रहा है। आप भी पढ़ें, सब बढ़े, तो धोखा ना करें दोस्तों के साथ। बता दें, अगला की बात करें, 3 योजनाएं चली, इसके बाद हमें योजना अवकाश मिलेगा 1966-69 के बीच में, फिर चौथी चालू होती है 1969-74 के बीच में, और 5वीं 1974-78 चलेगी। जी इकलौता ऐसा योजना है जो सिर्फ 4 साल चला। 3 लगातार योजना चलेंगी, इसके बाद अवकाश मिलेगा, फिर 2 योजना चलेंगी, चौथी 5वीं, फिर अवकाश मिलेगा। देखिएगा
3 चली, अवकाश मिला 2 चली, फिर अवकाश मिलेगा, तो इस अवकाश योजना को रोलिंग प्लान कहा गया, जो 1978 से 80 बीच चला है। छठवीं की बात करें तो 1990 से 85 के बीच में, और 7वीं योजना चला 1985 से 90 के बीच। बहुत शानदार देखिएगा जानकारी दे रहे हैं। अगला देखिएगा, फिर 7वीं योजना आएगी 1985 से 90 के बीच में, फिर अवकाश मिलता है जिसे हम वार्षिक योजना कहते हैं 1990 से 92 के बीच में। फिर आपको योजना अवकाश के बाद 8वीं योजना नंबर लगेगा 1992 से 97 बीच में, और 9वीं योजना की बात करें तो 1997 2002 तक रहेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है समय अवधि, समझे योजनाओं का कब से कब चल। आप देख पा रहे होंगे 10वीं योजना की बात करें तो 2002 से 2007 तक चला है, 11 2007 से 2012 तक, और 12वीं चले 2012-17 तक। इस प्रकार से योजनाएं अब भारत में पंचवर्ष योजनाओं का सिलसिला बंद हो चुका है। तो हमारे भारत में कुल मिला के 12 योजनाएं चल चुकी हैं, जो 2012-17 तक लास्ट था। इस प्रकार से हमने इतना ऐड जानकारी बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जी, मैं गारंटी देता हूं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि कुंभ का मेला वर्तमान बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसे महाकुंभ के नाम जान रहे थे, और इसी संबंधित प्रश्न पूछा है, तो इसकी जानकारी बता देंगे। टेंशन आप लोग 2017 में याद रखिएगा। तो कब शामिल किया गया, तो याद रखें 2017 में। यह घोषणा दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित यूनेस्को में सत्र में हुआ था। तो दिसंबर 2017 में घोषणा हो गई, और कब इसे शामिल कर लिया गया तो 2017 याद रखिएगा। और इसका जो बैठक कहाँ हुआ था, तब बोला 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में जब सत्र चल रहा था तब इसे अपनाया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर बता दें विद्यार्थियों, यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, और एक विशेष जगह होता है, एक विशेष स्थल होता है, आगे बताने वाले हैं। आगे देख पा रहे होंगे, कुंभ का मेला 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है, जो हर 12 साल के बाद एक के बाद क्रम से लगेगा। ये तीर्थ स्थल कौन कौन से? प्रयागराज इसका नाम पूर्व में इलाहाबाद है, और हरिद्वार आएगा, उज्जैन आएगा, नासिक आएगा। इस प्रकार से आपका रखना है, हमारे भारत में 4 स्थानों पर हर 12 साल के बाद एक एक के बाद कुंभ का मेला आयोजन होता है, और इसी को 2017 में शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक स्थल में, याद रखिएगा। तो इलाहाबाद का पूर्ण नाम क्या था, प्रयागराज वर्तमान में इलाहाबाद था उसका पूर्ण नाम। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, उज्जैन एमपी में है, और नासिक एमएच में। तो याद रखिएगा, अगर राज्य की जानकारी पूछे तो बननी चाहिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, और उज्जैन एमपी में, और नासिक महाराष्ट्र में, समझे। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम क्या बोलता है। उड़ीसा के पुरी में, ध्यान रखिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का त्यौहार हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक किस महीने में आता है। तो आप याद रखना है, उड़ीसा में एक पुरी स्थल है जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जो हर साल हिंदू पंचांग के किस महीने में ये बोल रहा, याद रखिएगा आषाढ़ महीने के शुक्ल की द्वितीय को मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर गुड़िया मंदिर जाते हैं, गुंडिचा मंदिर जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ के हिंदू लोग क्या करते हैं, रथ सजाकर एक जगन्नाथ, उनका भाई बलराम और सुभद्रा बहन को रथ पे बैठाकर इस यात्रा को संपन्न करते हैं, जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को आता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा, देखिएगा। अगर आपको लगता है कि सर गलत जानकारी बता रहे हैं, या कोई से प्रश्न उठा के आपको यहाँ ऐड करके बता, तो आप बता दें। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, जिन विद्यार्थी एग्जाम हो चुका है उनके पास शेयर करें, उनको बोलें क्या फर्स्ट शिफ्ट 3 मार्च का ऐसे एग्जाम आया था। अगर उन लोग का कहना होगा हाँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, बाकी पूरा एक्यूरेट मिलेगा, अगर उसने कह दिया तो सोच लीजिएगा आप फिर पढ़ना पड़ेगा आपको, समझे। वैसे तो हम आपकी भला के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे आप। हाल ही में किस ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो याद रखिएगा मई 2024 में सैयद इब्राहिम रईस की मृत्यु हुई, याद रखिएगा। तो हवाई दुर्घटना हुआ था, उसमें ईरान के राष्ट्रपति कौन थे, मई 2024 में। तो हाल ही की बात कर रहा था, उस समय देख के रखा था डेट। तो सैयद इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति हुआ। चलिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं भारत में जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जिनकी मृत्यु हाल 2023 में हो चुकी है। इस प्रकार का प्रश्न GD कॉन्स्टेबल में तो हमें हरित क्रांति का प्रश्न पंचयोजना का प्रश्न बार बार पूछा था, तो वहाँ तो पढ़ लिए होंगे। और आपको बता दें, इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला, किन्हें,
MS स्वामी से बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मन बोरलॉग की बात कर रहे हैं, जिन्हें क्या मिला 1970 में नोबेल पुरस्कार, और उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को ऐड करके बता रहे हैं विद्यार्थियों। तो जैसे हमने बताया कि भारत में स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। 70 में पुरस्कार मिला। हरित क्रांति शब्द को विलियम गॉडसे, यहाँ गिडे लिखा, लेकिन हम गॉडसे पढ़ते हैं, गॉडसे। हरित क्रांति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति या किसने दिया, याद रखिएगा, विलियम गॉडसे। और जो हरित क्रांति हमारे भारत में या पूरे विश्व में 1965 से 66 के बीच में आया था, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ आगे बता देते हैं। इसमें विशेषकर खाद्यान्न फसल पर फोकस किया गया था। और खाद्यान्न फसल कौन सी है, आपका पहला गेहूं रहेगा, फिर आपका चावल रहेगा। इस प्रकार से गेहूं और चावल खाद्यान्न फसलों पर विशेष पर फोकस किया गया था। हरित क्रांति पर हम बता चुके हैं, विलियम गॉडसे, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न हमें कहता है 2024 राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। तो राष्ट्रीय खेल की हम पूरी जानकारी आप बताने वाले हैं, लास्ट तक बने रहेगा। तो राष्ट्रीय खेल 2024 में हुआ था, आपको पता है। अब 25 चल रहा है, तो 25 का पूछ सकता है, पहली बार कब हुआ पूछ सकता है। तो इन सभी आपके जो मन में जो प्रश्न उठते होंगे या जो प्रश्न आने की संभावना है, उनको हम ऐड करके बता देते हैं। टेंशन ना लो, आपको हर शिफ्ट को देखना है, जितना हम हो सके उतना बताएंगे। वैसे हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित कर, जिस कारण से समय थोड़ा कम मिल पाता है, तो ऑफलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों में देखना पड़ता है, मेंटेन कर, समझे। तो 2024 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो क्रमांक 38वां था, याद रखिएगा, जो खेल उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, जिसको वर्तमान में उत्तरांचल कहते हैं, उत्तरांचल के देहरादून में। तो याद रखिएगा इस बात को। यहीं पर आपको और भी प्रश्न बन सकता है कि 38वें नंबर का जो खेल हुआ था किस राज्य में हुआ था, उत्तराखंड में। उस राज्य के किस शहर में हुआ था, देहरादून में। कौन से खेल की बात, तो राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है। और ध्यान रखें, राष्ट्रीय खेल में 2024 में हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में। 38 नंबर का याद रखिएगा। संस्करण भी याद रखना है, संस्करण 38वां 2024 है, देहरादून उत्तराखंड में। अब पहला स्थान, दूसरा, तीसरा याद रखिएगा। कुल ये टोटल पदक हैं, ठीक है। ये आपके टोटल पदक है। ये स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, तो 3 प्रकार पदक होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, टोटल पदक। तो आप ध्यान रखें, प्रथम स्थान कौन था, जरूर पूछेगा, प्रश्न पूछता, याद रखिएगा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड क्या थे, इस राष्ट्रीय खेल के प्रथम स्थान प्राप्त करता थे, याद रखिएगा। और नंबर 2 महाराष्ट्र था, तीसरा हरियाणा था। इन सबको क्रम से याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा पदक है, लेकिन क्रमांक दूसरा इसलिए आया है क्योंकि इसके पास स्वर्ण पदक ज़्यादा है, इसके पास कम है। स्वर्ण पदक के कारण इसका जो स्थान पहला आया, समझिए, क्योंकि स्वर्ण पदक का जो वैल्यू होता है ज़्यादा होता है। कुल पदक के हिसाब से बात करें तो कुल पदक में प्रथम स्थान तो आपका महाराष्ट्र रहेगा, द्वितीय आपका क्या रहेगा, हरियाणा रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा आपका, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, स्वर्ण पदक को ध्यान में रखते ही क्रम दिया गया, क्योंकि स्वर्ण पदक का वैल्यू ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 68, 54, 48, इस कारण से नंबर पहला, दूसरा, तीसरा रख दिया गया है, जो हम आपको दिखा दिए। और पदकों की संख्या आप देख सकते हो। पूरे राष्ट्रीय खेल के बारे में समझ लेते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ है कि नहीं। तो पहला राष्ट्रीय खेल साल 1924 में आयोजित भारत के लाहौर में, पाकिस्तान में। तो ध्यान रखें, पहली बार पहला राष्ट्रीय खेल हमारे भारत में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से चालू हो गया 1924 में। तो देखिएगा, हम आपको इतने ऐड जानकारी बता देंगे, उससे समझ प्रश्न बन ही जाएगा। और इस बात के साथ पढ़े विद्यार्थियों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो विद्यार्थी हमसे समझेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो बहुत बेनिफिट कमाएगा, देखिएगा। तो पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में आयोजन हुआ था। और आपको पता है जी कहाँ हुआ था, लाहौर में, भारत के लाहौर में। लेकिन अब लाहौर में नहीं रहा, इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल भी कहा जाता था। उस समय 1924 में इसका नाम क्या था, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। साल 1940 के संस्करण से पहले इस क्या बोला है, साल 1940 के संस्करण से पहले इस कार्यक्रम को नेशनल गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। 1924 में इसका नाम क्या था, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। उसके बाद इसका नाम चेंज होकर कर दिया, नेशनल गेम्स हो गया, है कि नहीं। वो पहली गेम का हुआ तो बता चुके। चलिए फिर क्या होता है, आज़ाद भारत में नेशनल गेम का पहला संस्करण 1948 में लखनऊ में हुआ। और हम बात करें 1924 में पहला खेल हुआ, इसका नाम क्या था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय खेल,
जो लाहौर में हुआ था 1940 में, इसको नेशनल गेम्स कहने लगे। लेकिन इसके बाद नेशनल गेम की बात करें तो पहली बार नेशनल गेम आज़ादी के बाद 48 में हुआ था लखनऊ, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ, ओलंपिक की तर्ज पर पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1950 में हुआ। तो ओलंपिक के हिसाब से जो खेल, ओलंपिक में जो नियम रूल लगते हैं उसकी तर्ज पर पहली बार राष्ट्रीय खेल का 1950 में, याद रखिए भारत में। यहाँ एक शानदार प्रश्न फिर आया है, साल 2023 में नेशनल गेम, जिसे हम राष्ट्रीय खेल कहते हैं हिंदी में, नेशनल गेम आप पता नाम कब चेंज हो गया? पहला नाम क्या था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय खेल था, फिर नेशनल गेम हो गया 1948 में, है कि नहीं? 48 में पहली बार लखनऊ में हुआ, उसको 1985 में फिर ओलंपिक तर्ज पर गेम शुरू हो गए। उसके बाद आपको 24 का तो पता है, 24 में कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में। लेकिन 23 का बोलेगा तो क्या करोगे भाई? पहला तो बता दिया आपको हम, लाहौर में हुआ तो नहीं 24 में। लेकिन आपको बोले 24 में कहाँ हुआ था? तो देहरादून उत्तराखंड। लेकिन साल 2023 की बात करें गेम तो आदर गोवा में हुआ था। आदर की बहुत शानदार प्रश्न है, गोवा में। और प्रश्न बनेगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निहित है? तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। इसके पहले हमें फर्स्ट ही प्रश्न मौलिक अधिकार बोला था। तो मौलिक कर्तव्य आदर के विद्यार्थी भाग 4, भाग 4 का हम जिसे भाग हम 4 का कहते हैं, ध्यान रखें, उसके 51 का या ए कहते हैं में शामिल है। समझे कि नहीं? आपको प्रश्न पूछ ले, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? याद रखें 11 है वर्तमान में। शुरुआत में इसमें 10 हुआ करते जो सरदार सरोवर समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। समझे? अगर वही आपको प्रश्न पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया तो याद रखिएगा रूस से, यूएसए से, सॉरी रूस से, सोवियत संघ से। प्रश्न बनता है, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा। सीमा सड़क बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, की गई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू थे। मतलब उस समय जब स्थापना हुआ था तो आपको पता है कि उस समय तत्कालीन पीएम कौन हुआ करते थे? आपके नेहरू जी। तो नेहरू जी ही क्या बने, इसके अध्यक्ष बने थे। और इसका हमें अवधि पूछ रहा है, 7 मई 1960 को स्थापना हुआ था किसका? बीआरओ का, सड़क सीमा संगठन। चलिए यहाँ पर जानकारी बताते हैं, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता? अगर पूछता बोल दिया रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन आएगा। यहीं पर हम आपको बताते हैं कि भाई देख, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का अधीन आएगा। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है वर्तमान? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। अगर आपको बोल देता है कि बीआरओ का वर्तमान में महानिदेशक कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना आप पता है 7 मई 1960 में, अभी बता चुके पहले में हम। और इसका जो टैग लाइन है वो क्या है, इस पर याद रखिएगा, हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है, जिसका टैग लाइन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमें यहाँ बोला था बॉयल का नियम क्या है? तो यहाँ संबंधित प्रश्न दिया था बॉयल के नियम से। अब एग्जिट क्या प्रश्न थे वो नहीं पता, लेकिन इसी प्रकार प्रश्न आया था तो हम पूरा बता देते हैं। बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। देखिएगा बॉयल्स का नियम क्या बताता है? आदर्श गैस का दाब और आयतन में आपसी संबंध को ही बॉयल्स का नियम कहते हैं। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा ग्रुप डी में आपको बहुत साथ देगा। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का भली आपका जीके जैसे चल रहा है, एनटीपीसी में काम देगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2 एलपी तक जेई सब में काम देने वाला, समझे? और हम बता ही चुके हैं, तैयारी करवा रहे हैं करके। अगर आप दोनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट करते हो, आरपीएफ कांस्टेबल एनालिस्ट जीकेजीएस का, सिर्फ जीकेजीएस के एनालिस्ट मिलेगा। इसके बाद आपको पूरी तैयारी करना, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीकेजीएस का, तो आपको प्लेलिस्ट अलग है, पहले बता चुके हैं। जहाँ पी गैस का दाब और भी गैस का आयतन है और के एक नियतांक होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ हम इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे पी गैस का दाब है, भी गैस का आयतन है और के नियतांक होता है, तो P1 V1 बराबर P2 इंटू V2। जी आपसी संबंध दर्शाता, याद रखिएगा, दाब और आयतन के बीच में। और ध्यान रखें इस नियम की खोज 1962 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है। अभी बता चुके नियम क्या कहता है। अगर आपको और प्रश्न पूछ ली भाई, अभी तो बाल्स का नियम पूछा है, अगर गे-लुसाक का प्रश्न नियम कह ले तो क्या बताओगे? यह बताता है नियम की स्थिर आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब ताप के साथ समानुपाती परिवर्तित होता है। P दाब है, T तापमान है, इसको आप P अनुपात T बराबर
नियतांक भी ले सकते हो, समझे। चलिए, गेल उसाक का नियम। फिर वहीं अगर आपको चार्ल्स का नियम पूछ ले भाई, गेल उसाक का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो का नियम है कि नहीं, बॉयल्स के नियम, सब गैस के नियम तो हैं। तो स्थिर दाब पर गैस की एक निश्चित द्रव्यमान में आयतन के केल्विन ताप के समानुपाती होता है। देखिएगा, जो आयतन होता है समानुपाती तापमान के, या तो भी अनुपात टी बराबर नियतांक, ये आपका चार्ल्स का नियम का फॉर्मूला हो। अगला प्रश्न हमें बोला था, यहाँ प्रश्न पूछा है, देखिएगा, विद्युत जनित्र के कारक कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, याद रखना है, विद्युत जनित्र का मुख्य काम आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलना होता है। रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है किसका, विद्युत जनित्र का, मतलब विद्युत का निर्माण करना। तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलना ही इसका काम होता है। यह विद्युत आवेश को एक बाह्य परिपथ से होकर प्रभावित होने के लिए प्रेरित करता है, समझे। अगले प्रश्न यहाँ बोला था, रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। फिर बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं है तो जिन विद्यार्थी एग्जाम हो चुका है उन्हें शिफ्ट बोलिएगा और तारीख बोलकर आप लोग उनसे इस वीडियो को शेयर करके पता कर सकते हो कि जो इसी प्रकार प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे, समझे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो, विश्वास है तो पढ़िएगा और बढ़िएगा, देखिएगा, बहुत फायदा होगा। रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। मुख्यतः ब्यूटेन शामिल होता है, याद रखिएगा, प्रोपेन या ब्यूटेन, ऑप्शन जो दिया होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ हम बता देते हैं आपको, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इसका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, आद्रकी का फुल फॉर्म हो सकता है। यह अत्यंत ज्वलनशील गैस है, मतलब जल्दी आग करता है। इसमें मुख्यतः ब्यूटेन होता है, किसमें, एलपीजी में। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन थोड़ा कम होता है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, कौन सा पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी उस क्षेत्र में पर्वत खोजेंगे। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित जिले मौसिनराम गांव में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इससे बादलों की भूमि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बादलों की भूमि मौसिनराम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो खासी और गारो, आप पता है दो बड़े बड़े पहाड़ी हैं। तो खासी और गारो पहाड़ी के कारण क्या होता है, यहाँ पर बादलों का जमावड़ा रहता है, और इसी कारण से बादल यहाँ पर संघनन होकर वर्षा के रूप में बारिश करते हैं। याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला इन्हीं पर्वतों के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। वही प्रश्न पूछा, जयंतियों खासी जो आपके मेघालय राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा सोना मिलेगा वो आपका भारत में कर्नाटक राज्य है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। अगर यहाँ प्रश्न आपको बोलता है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, तो न्यायाधीश क्या बोला था, राज्य के न्यायाधीश या राष्ट्रीय न्यायाधीश, है कि नहीं। तो न्यायाधीश नियुक्ति की प्रक्रिया बात कर देते हैं, पूरा जानकारी बता देते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भवन के मुख्य न्यायाधीश की ओर राज्य, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और वहीं अगर बात हो जाती है राज्य की तो राज्यपाल करेगा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राज्यपाल, और देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति। अगला प्रश्न यहाँ बोला था, देखिएगा, आरबीआई की मौजूदा दर क्या है। तो ध्यान रखना, आरबीआई की मौजूदा दर, रेट की बात कर रहा है। तो वहाँ पर आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। उसके बाद 1949 को पश्चिम बंगाल, सॉरी 39 में, 1935 स्थापना हो गया, 1939 में कहाँ लाया गया है, मुंबई महाराष्ट्र, समझे, कोलकाता स्थापना था। तो हमें याद रखना है 1 मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो दर कितना है, 6.25%। बहुत शानदार प्रश्न है, अनेकों भर्ती इसका प्रश्न बनता है, पूछेगा। और आरबीआई में अनेक प्रकार की दरें होती, तो और भी दर दिखा देते। अगर रेपो रेट दर पूछा था तो याद रखिएगा 6.25 इसका आंसर होगा, लीजिएगा आप लोग। अगर एसडीएफ पूछा तो 6% रहेगा, एमएसएफ पूछा तो 6.5 रहेगा, और बैंक रेट पूछेगा तो 6.5 रहेगा, और रिजर्व रेपो रेट पूछेगा 3.35 रहेगा, और कैश रिजर्व रेशो पूछेगा तो 4.0 रहेगा। इस प्रकार से जो भी रेशो पूछा था आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आप आराम से बना पाओगे फिर, है कि नहीं। सबको याद रखना कि इस पर रेपो रेट दर अलग होता है,
रिजर्व रेपो रेट अलग होता है, रिवर्स रेपो रेट, है कि नहीं। अब भी मैंने बताया था, जो प्रश्न पूछ लेगा करके देखिएगा, पूछा भी है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाएगा, याद रखिएगा यूएसएसआर, जिसे हम अब रूस कहते हैं, और तो क्या बोल सकते हैं सोवियत संघ। ऑप्शन देगा तो भी आपका आंसर वही होगा, सोवियत संघ या रूस की बात करिए, यूएसएसआर भी कहा है। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म कोमल सिविल कोड, है कि नहीं। इस प्रकार से यूसीसी की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखिएगा, आर्टिकल नंबर 44 में है। और ऐसा राज्य का नाम बताएं जो पहले सर्वप्रथम यहाँ पर लागू हुआ, तो गोवा। तो अभी उत्तराखंड यू के उत्तरांचल ऐसा राज्य हो गया जो पहली बार अभी लागू किया वर्तमान में। उसके बाद धीरे धीरे राज्य इसको लागू करेंगे, लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य था पहले से गोवा जो यूसीसी लागू करके रखा था, यूसीसी यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं समान नागरिक संहिता, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 44 मिलता है। अगला प्रश्न हमें कहता देखिएगा, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। इतिहास की बात है तो जितने भी आंदोलन हैं सबको याद कर लीजिएगा, अगले एग्जाम में पूछ लेगा। तो 1920 में महात्मा गांधी द्वारा, याद रखने विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन 4 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आंदोलन का नाम क्या है, असहयोग, या क्या बोल सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोनों बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पर हम बात कर लें 1920 में, यहाँ पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुआ, 1920। असहयोग आंदोलन 1920 किसने किया, महात्मा गांधी द्वारा। समझे कि नहीं। अगला प्रश्न हमें कहता देखिएगा विद्यार्थी, यहाँ पर कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी कौन है। तो इस प्रकार से आपको बैंकों के मुखिया भी याद रखना पड़ेगा, महानिदेशक एसबीआई, आरबीआई, विश्व बैंक, आईएमएफ, है कि नहीं, आईएमएफ। तो डायरेक्टर देवदत्त चंद, इन्होंने राजीव चड्ढा की जगह ली थी। संजीव समझ चाहेंगे, डॉक्टर देवदत्त वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी हैं, जो राजीव चड्ढा की जगह ली है। राजीव चड्ढा का कार्यकाल 30 जून 2023 को खत्म हो गया था। तो वर्तमान में 2024 और 25 की बात करें, वर्तमान में कौन है आपके, डॉक्टर देवदत्त चंद, जो राजीव चड्ढा की जगह लिए हैं। बता दें समय तो लगेगा भाई, वीडियो में समय तो लगेगा, लेकिन अगर आप एग्जाम लेट है, ध्यान रखें लेट हो चाहे जब भी हो, आगामी दिन में है तो आपको शिफ्ट नंबर पहला, शिफ्ट नंबर दूसरा, शिफ्ट नंबर तीसरा देखना है। अगर 50 प्रश्नों का जीके जीएस को आप लगभग 40 प्रश्न बनाना है, 40 प्रश्न बनाना है तो देखना पड़ेगा, भले वक्त ज़्यादा लगे, वक्त तो लगेगा ना। हम आपको सिर्फ प्रश्न नहीं दिखा रहे हैं, हम साथ में ऐड जानकारी बता रहे हैं। सिर्फ प्रश्न दिखाते तो हम लोग को फटफट बता के 10 मिनट निपटा देते हैं कि नहीं, निपटाना नहीं, आपको ऐड जानकारी बताना है। कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएगा और कुछ प्रश्न उसी समझ आएगा। गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा जाता है, रखिए विद्यार्थियों। तो गुप्त काल के जो शासक हैं, पहले श्रीगुप्त इस वंश संस्थापक कहलाते कौन, श्रीगुप्त गुप्त वंश संस्थापक कहलाते हैं। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन होते हैं, समुद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। याद रखेंगे श्रीगुप्त वंश संस्थापक। यहाँ लेकिन हमें क्या कहता है, गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न, कई एग्जाम पूछा जा चुका है पहले से। गुप्त काल के सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। ये भी अपने आप प्रश्न है, सोना, चांदी, तांबा के बने सिक्के हुआ करते थे गुप्त काल में। और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, वहीं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता। रखिएगा सोने के दिनार, चांदी के रूपक, है कि नहीं बात। याद रखना सोना, चांदी, तांबा के सिक्के चला करते थे गुप्त काल में। और यहाँ दिनार सोने के, रूपक चांदी के सिक्कों को नाम रखा गया। देखिएगा हमें क्या कहता है, वैष्णव संत रामानुज का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। रखिएगा तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर गांव में। तो जो वैष्णव संत रामानुज तो आप जानते होंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में। देखिएगा साइंस का प्रश्न आया है और ग्रुप डी में तो 25 प्रश्न आने वाले, तो ध्यान रखें यहाँ का साइंस हमें वहाँ भी काम देगा। डाल्टन का नियम क्या बताता है, ये प्रश्न पूछा था, याद रखिएगा। गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब उन गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। जी डाल्टन का नियम बताता है। डाल्टन का नियम क्या कहता है, गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब उन गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। इसे डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम भी कहते हैं। गैसों के मिश्रण पर लागू होता है। याद रखिए इस बात को, डाल्टन सिद्धांत क्या है, गैसों पर आधारित है। और यह गैस, ध्यान रखें, यह गैस नियम गैर प्रतिक्रियाशील गैसों के मिश्रण पर लागू होता है। इस नियम को अंग्रेज रसायन
जॉन डॉल्टन ने साल 1802 में प्रकाशित किया था या उजागर। नेक्स्ट नियम में बोल रहा है, अभी डॉल्टन का नियम बताया हमने, अब नेक्स्ट है आवोगाद्रो का नियम। तो आवोगाद्रो का नियम कहता है एवोगैद्रो का के अनुसार सभी गैसों में एक निश्चित तापमान और दबाव पर समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। इतावली रसायन और भौतिक विज्ञान एमेडियो एवोगैद्रो ने सबसे पहले 1811 में यह नियम का वर्णन किया, याद रखेंगे। और एवोगैद्रो संख्या की बात करें तो 6.03 इंटू 10 की पावर -19 होता है, -23 होता है कि नहीं, याद रखिए इस बात को। ये एवोगैद्रो क्या है, संख्या है जो आप देख पा रहे हैं। सॉरी क्षमा चाहेंगे मिस्टेक होगा थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका क्या है, आवोगैद्रो संख्या है। और नियम हम बता चुके हैं क्या कहता है नियम। अगला प्रश्न हमें कहता है, देखिएगा, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। सरदार सरोवर सिंह समिति ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण नियुक्ति की स्थापना की थी, राष्ट्रपति से नियुक्ति करेगा, याद रखें। और इस पर और ध्यान रखें, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के दायरे में आते हैं। यह कोई अदालत नहीं है लेकिन न्यायपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। अदालत नहीं होता लेकिन इसमें न्यायपालिका की शक्ति निहित होती है, न्याय करने की क्षमता इसमें है, न्याय दे सकता है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना एक क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, तो क्रिसफ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स इसका नाम रहेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थार डेजर्ट के टीले कहाँ पाए जाते हैं, मतलब जो थार होता है, थार की बात हो, थार एक क्या रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम थार है जो राजस्थान में है। तो डेजर्ट मतलब होता है जो रेत के टीले होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बोल रहा है, तो याद रखें थार रेगिस्तान के टीले राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। यह रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान फैला है, तो थार रेगिस्तान है भारत में और पाकिस्तान फैला है। तो भारत में तो बनेगा टीला और पाकिस्तान में बनेगा, लेकिन टीले कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, तो अधिकांश राजस्थान में मिलते हैं। भारत के हिसाब से बात करें तो हम बता चुके बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये जिलों के नाम है, यहाँ पर आपको टीले मिल जाए। प्रश्न हमें पूछा है, 2024 प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने भाग नहीं लिया था, याद रखेंगे, तो कोलकाता पाइरेटर्स, ठीक है, भाग नहीं लिया था। तो 11वें सीजन हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल पटना पायरेट्स को हराकर अपना खिताब जीता था। 2024 में कौन सा सीजन हुआ था, 11वां, जो हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर जीता था, याद रखिएगा। विजेता कौन था, उपविजेता कौन था, आप समझ गए होंगे, याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण 2014 में पहली बार खेला गया था, 2014 में पहली बार खेला गया है और क्रमशः बढ़ता जाएगा हर साल क्रमशः। 2024 में सीजन नंबर 11 रहेगा, जो हो चुका। प्रश्न हमें कहता है, भारत में स्वर्ण कौन सी पठार निकलता है, अब भी प्रश्न पूछा था, सोने की खदान कहाँ पर, हम कर्नाटक बोले थे, कहाँ पाया जाता है अधिकांश, अब क्या बोलता है, भारत में स्वर्ण कौन सी पठार निकलता है, तो एक विशेष क्षेत्र की बात कर दिया, राज्य की बात कर्नाटक आएगा, लेकिन पठार का नाम आता भाई दक्कन का पठार। तो महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये आपके दक्कन पठार के क्षेत्र कहलाते हैं। तो भारत में सोना मुख्य रूप से दक्कन पठार से आता है, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के हुट्टी सोने की खदानों के आसपास क्षेत्र। तो हुट्टी जो सोने की खदान है जो कर्नाटक पड़ता है, याद रखिएगा इस बात को, उसके आसपास क्षेत्रों में सोने की खदान आप देख पा रहे होंगे। मनरेगा योजना कब शुरू हुई, याद रखें विद्यार्थियों, मनरेगा की बात कर रहा है, पहले इसका नाम नरेगा था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत 100 दिनों तक ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को काम देने का इसमें प्रावधान है। तो मनरेगा नाम नहीं था पहले, नरेगा था, अब मनरेगा हो गया है। तो मनरेगा की स्थापना, यह योजना कब शुरू हुई बोल रहा है, तो देखिएगा अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा को पारित किया, याद रखिए विद्यार्थियों, और यह फरवरी 2006 को लागू हो गया। कहने का मतलब ये है 2005 में भारतीय संसद ने पारित किया और 2006 में लागू हो गया और 2009 में इसका नाम चेंज हो गया। 2006 में लागू हो गया, 2005 में संसद में पारित हुआ, 2006 में लागू हो गया, 2009 में इसका नाम चेंज हो गया है कि नहीं। 5 में संसद में पेश, 6 में लागू और 9 में क्या हो गया आपका जी, नाम चेंज हो गया। तो यह योजना हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन तक रोजगार देने का प्रावधान रखती है। प्रश्न देख पा रहे आप लोग,
अर्थशास्त्र में एलपीजी का मतलब क्या होता है। अभी एलपीजी का हमने बोले लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बोले, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसकी बात कर रहा तो याद रख उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसके मतलब होते हैं। यह भारत की आर्थिक नीति का एक मॉडल है। इसे एलपीजी मॉडल या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल भी कहते हैं। समझे। यहाँ प्रश्न देख पा रहा हूँ, किस ट्रेवलिंग साइट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन किया है। याद रखिएगा मतलब हस्ताक्षर किए हैं या मिलाप किए हैं। तो याद रखें ऑनलाइन ट्रेवल्स प्लेटफॉर्म izmytrip.com के साथ साझेदारी की है। तो जो याद रखिएगा कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी इसका प्रश्न पूछा था हमें तो कुछ बोले थे हमने, राजीव हुड्डा के स्थान पर कौन आया है, देवदत्त। कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ एवं एमडी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमने आपके लिए लगभग 50 प्रश्नों का हमने जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करवाया है। कुछ प्रश्न छूट गए होंगे तो ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें इस बात को, अब आपको पढ़ना है और बेहतर हमें बनाना है। तो हमारे साथ जुड़िएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा। हम आपके साथ हर संभव प्रयास करेंगे, डे बाय शिफ्ट बाय जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करवाएंगे। लास्ट तक देखना है और जीकेजीएस को पढ़ना है। देखिएगा आपका आराम से, हम बता दें कम से कम 40-45 प्रश्न तो आराम बना पाओगे। लगभग 40+ प्रश्न तो बनाने का प्रयास कर पाओगे, जब देख पाओगे तभी ना। तो ऐसी जानकारी के साथ जुड़िएगा और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहा है उसको बताएं कि यहाँ जानकारी है, इस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, अगले एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न छपेंगे, अगले चैप्टर में अगली तारीखों में। और प्रश्न तो रिपीट होते, जो बात ना भूलें, है कि नहीं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट बार। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा कमेंट भी करें। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, आपको लगता है कि एग्जाम आपका कब है, कब शिफ्ट में है, किस शिफ्ट में है और कब है, तो बोलिएगा।